तो आज जो हम बात करेंगे वो एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स ऑफ, आज मैं आपको बताऊंगा। एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को मैं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्क पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स देखेंगे। मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, और ये बात आपने याद रखनी है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, पहला स्टेप यानी ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है। ये कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। कोई पूछ ले अगर एमसीक्यूज आ जाए वो कौन सा स्टेप है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है, वो कौन सा है, वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है वो सेकंड जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर सेकंड जो स्टेप होता है वो है क्रेब्स साइकिल। सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से पहले भी एक एसिटाइल कोएंजाइम है बनता है, लेकिन उसको भी क्रेब्स साइकिल के साथ ही इंक्लूड कर लेते हैं। एक है क्रेब्स साइकिल, और लास्ट जो स्टेप है वो है, इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लास्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो हैं वो क्या हैं, स्टेप हैं। ये 3 एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप हैं। अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये हमारा सेल है। हमारे सेल को जब एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज आपके सेल में कहां से आया है? ये ग्लूकोज आपके सेल में आया है जो आपने कोई भी स्टार्च खाया था या आपने कोई फूड लिया था, तो वो आपको फूड से जो है वो क्या मिली है? ग्लूकोज। फिर ब्लड से होती हुई ये ग्लूकोज आपके सेल्स तक चली गई। फिर ये ग्लूकोज जो है वो जब ग्लूकोज को एनर्जी देनी होती है तो ग्लूकोज किस में टूट जाती है? ग्लूकोज टूट जाती है पायरोविक एसिड में। ग्लूकोज टूट जाती है पायरोविक एसिड में। इस स्टेप को क्या कहेंगे? इस स्टेप को कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जो पायरोविक एसिड में टूटी है ये साइटोप्लाज्म में टूटी है, ग्लाइकोलाइसिस। फिर ये पायरोविक एसिड किस में दाखिल हो जाता है? पायरोविक एसिड चला जाता है, पायरुविक एसिड चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुविक एसिड चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड एक साइकिल से गुजरता है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ये दूसरा स्टेप हो गया किसका? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और क्रेब्स साइकिल से जो है वो NADH और FADH बनते हैं। फिर NADH और FADH क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इसकी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में लगी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगी होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन में थी, और फोटोसिंथेसिस की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ पर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये चेन जो है वो मौजूद है। और इस चेन से जब इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इससे क्या बनते हैं? इससे ATP बनते हैं। वैसे तो नॉर्मली फोटो रेस्पिरेशन में ATP ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी बनते हैं, लेकिन बहुत कम बनते हैं, और क्रेब्स साइकिल में भी बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं। सबसे ज्यादा ATP बनते हैं किसमें? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। अब चलें सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइको का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस को कैसे डिफाइन करोगे? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, देखो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये हो गया है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम होते हैं? 6। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होके 2 जो है वो किसके मॉलिक्यूल बना लेगा? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बना लेगा। इस ग्लूकोज से 2 पायरुविक, ये एक पायरुविक एसिड है और ये एक दूसरा पायरुविक एसिड है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से
दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का बनना जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ये इतनी सिंपली नहीं हो जाता जैसे मैंने आपको बताया है, कि आहिस्ता आहिस्ता करके ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। अब सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से कुछ और भी पॉइंट नोट कर लें कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस होता है। और ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इंडिपेंडेंट होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी तब भी हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी हो जाएगा। इसको ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब किस तरह से जो है वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, अब हम आगे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, स्टेप्स ऑफ सर जी जी। सर वो स्लाइड जो आपने अभी रिमूव किया वो फिर से शो करवाइएगा। क्या स्लाइड जो भी रिमूव किया है, अब कैसे शो करूं? जी सर। ये तो मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ ना। अब उसमें देखना मैं जब रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, क्योंकि ये तो मैं बोर्ड यूज कर रहा हूँ, मिटाता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। वो तो मिट गया, इरेज कर दिया ना उसको। तो जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा ना तब देख लेना, सही है। अच्छा अब देखो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के कितने स्टेप हैं, कैसे ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स क्या हैं। अब देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 कार्बन बना दिए। ग्लूकोज में ये 6 कार्बन है। अब पहला स्टेप क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस का? ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप ये होता है कि ग्लूकोज अंडरगो phosphorylation। Glucose undergo phosphorylation to form glucose 6-phosphate। सबसे पहले तो देखो ये फोस्फोरिलेशन क्या होता है। किसी कंपाउंड के साथ, किसी के चीज के साथ फॉस्फेट का अटैच होना क्या कहलाता है, फोस्फोरिलेशन कहलाता है। और किसी कंपाउंड से या किसी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट का रिलीज होना जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डीफॉस्फोरिलेशन। तो कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला स्टेप होगा, ग्लाइकोलाइसिस के पहले स्टेप में ग्लूकोज अंडरगो फॉस्फोरिलेशन, यानी ग्लूकोज के साथ क्या होगी, ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगी। और जब ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगी तो ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं रहेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्योंकि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ क्या अटैच हो गई है, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट अटैच हो गई। तो इस वजह से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। लेकिन ये फॉस्फेट आई कहां से है, ये फॉस्फेट कौन देगा, एटीपी। एटीपी जो है वो एक फॉस्फेट दे देगा ग्लूकोज को, और एटीपी खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी खुद कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। तो इसमें क्या यूज हुआ, इसमें एन एटीपी इज यूज, और इसमें एक एटीपी जो है वो यूज हुआ। अब इस स्टेप को, पहले स्टेप को अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो इक्वेशन की फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट दे दिया। जब एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दे दिया तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में। ये पहला स्टेप हो गया। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइज into fructose 6 फॉस्फेट। जो दूसरा स्टेप होगा, अब देखो ये ग्लूकोज था ना, सबसे पहले तो ये ग्लूकोज था 6 कार्बन वाला, ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट अटैच हुआ तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइज का मतलब क्या है, अपने आप को चेंज कर लेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा,
स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें आइसोमराइज हो गया, यानी किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। ये दूसरा स्टेप हो गया। ये देखें, इसको अगर मैं इक्वेशन में लिखना चाहूं तो ऐसे इक्वेशन है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जब आइसोमेराइजेशन हुई है, आइसोमेराइजेशन आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क आ जाता है, तो उससे बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब क्या होता है, ये मैं कह रहा हूं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब फ्रक्टोज के भी कार्बन नंबर 6 के साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, तो इसको मैं कह रहा हूं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब तीसरे स्टेप में देखो क्या होगा, तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट undergo phosphorylation to form fructose 1,6 बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। अब क्या होता है कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो क्या होता है, उसके साथ फिर जो है वो एक फॉस्फेट अटैच होता है, फ्रक्टोज 6 ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना। अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ फिर एक फॉस्फेट अटैच होगी, एक फॉस्फेट तो इसके कहां लगी हुई है, कार्बन नंबर 6 के साथ एक फॉस्फेट लगी हुई है ये। अब क्या होगा, एटीपी फिर यहाँ यूज होगा, फिर एक एटीपी आएगा, एटीपी अपनी फॉस्फेट इसको दे देगा, तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 के साथ भी एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगी, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये जो बना है ना, पहले देखो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, ये ऊपर वाला देख रहे हो ये क्या है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, क्योंकि इसके कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट अटैच है। लेकिन जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हुई तो इसके कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट आ गया, और फॉस्फेट किसने दिया, एटीपी ने दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। 3 स्टेप मैंने अभी आपको जो है वो इसके बताए। अब आ जाते हैं आगे स्टेप की तरफ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने स्लाइड शो कर रहा हूँ, इस स्लाइड को मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, अब मैंने आगे फिर आपको बताना है। चलें फिर से रिपीट कर देता हूँ वही स्टेप सिंपल। ये सबसे पहले तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को एटीपी ने अपना फॉस्फेट दे दिया और एटीपी खुद किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में। जब एटीपी ने अपना फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दिया तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने अपने आप को चेंज कर दिया, किसमें, इसने चेंज कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया, आइसोमेराइज हो गया। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एटीपी ने फिर अपना फॉस्फेट दिया, एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ इसको लिख भी रहा हूं, इसके टोटल 6 कार्बन में कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट है और कार्बन नंबर 6 के साथ भी फॉस्फेट है और 1 के साथ भी फॉस्फेट है। अब फोर्थ स्टेप देखते हैं, फोर्थ स्टेप में क्या होगा। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ स्टेप में देखते हैं क्या होगा। फोर्थ स्टेप में देखो क्या होगा, इस स्टेप पे थोड़ा सा गौर करना। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट break down into two molecules of 3 carbon
compound into 2 molecule of 3 carbon compound। इधर देखें, ये यहां से बीच में से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट ये बीच में से ब्रेक डाउन होगा। यहां से जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो 2 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक 3 कार्बन कंपाउंड ये है और दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड ये है। ये एक हो गया और एक ये है। अब ये वाला जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसको मैं कह रहा हूं फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड। और जो दूसरा कंपाउंड है मैं इसको कह रहा हूं डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। धाप और पागल, फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड पागल, DHAP धाप, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बीच में से ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ बीच में से टूट गया। कितने कार्बन कंपाउंड में? 2-3 कार्बन कंपाउंड में। एक फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड और दूसरा डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आइसोमर होते हैं। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट होता है। दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड में। डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड में। फिर क्या होता है कि एक फॉस्फेरिक एसिड का मॉलिक्यूल इस फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड से बनेगा और एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल इस फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड से बनेगा और एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल इस फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड से बनेगा जो डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट से कन्वर्ट होकर बना है। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए ना पायरुविक एसिड के, एक इससे बनेगा और एक इससे। तो 2-3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, एक फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड में और दूसरा क्या होता है? डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या होता ये है कि डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड बना लेता है। इसको फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड क्यों कह रहे हैं? आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट को जो है वो एसीटोन फॉस्फेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके पास कीटोन ग्रुप होता है, तो इस वजह से उसको हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कह रहे हैं। अब सिर्फ सिंपल आपने क्या समझ लेना है? समझना ये है कि इससे पायरुविक एसिड बनेगा और एक पायरुविक एसिड इससे बनेगा। एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं ना, एक इससे बनेगा एक इससे। कैसे बनता है ये थोड़ा सा देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूँ क्योंकि पूरी साइकिल तो यानी ऊपर से चेन नहीं बना सकता। तो अब यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर सिर्फ जो है वो ये 2 ही मॉलिक्यूल लिखने पड़ेंगे, एक फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड और एक डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इधर देखो, 2 में टूट गया ना, एक फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड और एक डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये भी बाद में फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो जाता है। अब जो रिएक्शन यहाँ पर होंगे सेम वही रिएक्शन यहाँ पर होंगे, जो रिएक्शन इसमें होंगे वही रिएक्शन इसमें होंगे। अब इसके रिएक्शन में आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये रिएक्शन बताऊंगा इसमें क्या रिएक्शंस होंगे। सेम वही इधर होंगे, तो 2-2 दफा बताने की तो जरूरत नहीं है। सिर्फ इस फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड से पायरुविक एसिड कैसे बनता है ये मैं आपको जो है वो क्या करूंगा, एक्सप्लेन जो है वो करूंगा। आगे वाली चीज तो फिर आपको खुद ही जो है वो क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब 5th स्टेप देखो, अब गौर से देखना आगे वाला 5th स्टेप। फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड, अब क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज and undergo phosphorylation to form 1,3 bisphosphoglycerate
फोस्फोग्लिसरेट। अब आप एक चीज देखो, देखो ये फोस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। और से फॉर एग्जांपल इसके कार्बन नंबर 1 पर ही चलो कह देते हैं, यहाँ फॉस्फेट लगा हुआ है। अब क्या होता है कि सबसे इसमें होगा क्या, इसमें सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो क्या होगा कि इसमें से जो है वो हाइड्रोजन रिलीज होंगे। इसमें से क्या रिलीज होंगे, इसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब किसी चीज से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसकी फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड, यानी इसमें हाइड्रोजन जो होंगे या जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन निकले तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन निकलेंगे उनको एक्सेप्ट कौन करेगा, NAD। NAD जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। और फिर क्या होगा, इसको इसके साथ एक फॉस्फेट भी अटैच हो जाएगा, इसके साथ एक फॉस्फेट भी अटैच होगा। लेकिन इस टाइम जो फॉस्फेट अटैच होगा वो ATP से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ये एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेगा। इसको तो अभी ATP बनाने हैं, इतने सारे ATP यूज करके क्या करेगा, इतने ATP अभी यूज नहीं कर सकता। तो अब क्या करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फ्री फॉस्फेट जो है वो इस फोस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड के साथ जाकर क्या होगा, अटैच होगा। फोस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड के साथ एक फ्री फॉस्फेट अटैच होगा। और उसके इन दोनों रिएक्शन के बाद, बल्कि पहले ये फॉस्फेट अटैच होता है, बाद में फिर हाइड्रोजन रिलीज होता है, ताकि उसको फॉस्फेट पे टूटता है तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो फोस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड है, जब इसमें दो चीजें, दो स्टेप के बाद, और वो 2 स्टेप कौन से होते हैं, एक तो ये ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा इसमें फॉस्फोरिलेशन होती है। इन 2 स्टेप के बाद ये फोस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड नहीं रहता। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन तो निकल गई। अब स्टूडेंट आपकी आवाज नहीं आए, म्यूट कर लें तमाम स्टूडेंट अपने आप को, म्यूट करें। जी सर। म्यूट कर लें तमाम स्टूडेंट अपने, अभी कर लिया है। चलें, अब देखो ये 2 तब्दीलियां इसमें आएंगी, जिसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट में। इसको रिएक्शन के तौर पे भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये फोस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड है, सही है। फोस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन दे देगा NAD को। जब ये अपने हाइड्रोजन NAD को दे देगा तो NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। और उसके साथ क्या होगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फोस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड के साथ अटैच होगा तो फोस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड के पास एक फॉस्फेट तो पहले से था, दूसरा ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी अटैच हो गया। तो फोस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट में, और उसके साथ क्या बन जाएगा, एक NADH बन गया। ये कौन सा स्टेप हो गया, ये 5th स्टेप हो गया। अब इसके बाद वाले स्टेप बिल्कुल सिंपल हैं, बस थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप था वो यही था। अब 6 नंबर वाले स्टेप पे क्या होगा, 6 नंबर वाले स्टेप में ये होगा कि जो 3 फोस्फोग्लिसरेट होगा, ये क्या है, ये है 3 फोस्फोग्लिसरेट, 3PGA मैंने लिख दिया इसको। ये क्या है, ये है 3 फोस्फोग्लिसरेट। अच्छा, उसकी क्या होगा कि जो 3 फोस्फोग्लिसरेट होगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फोस्फोग्लिसरेट में। 3 फोस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट, नहीं इससे सबसे पहले तो क्या होगा, सॉरी एक स्टेप में भूल गया, पहले एक ये वाला स्टेप आपको बता दूं, फिर मैं जो है वो एक स्टेप मेरे से हम मिस हो गया था, एक स्टेप बताऊं। यहाँ तक बता दिया ना। अब इसके बाद 6 स्टेप ये नहीं है, 6 स्टेप आपको बताता हूँ क्या है। 6 स्टेप ये है कि ये जो 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट है, ये क्या, अब इसकी क्या होगी, इसकी होगी डी फोस्फोरिलेशन। इसकी क्या होगी, डी फोस्फोरिलेशन होगी। डी फोस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें से फोस्फेट अब निकलेगा, अंडरगो डी फोस्फोरिलेशन टू फॉर्म टू फॉर्म 3 फोस्फोग्लिसरेट। अब आप इधर देखो,
ये जगह मेरे पास थोड़ी छोटी है तो मैं इतना बोर्ड यूज नहीं कर सकता। मैं अब आपको इधर से थोड़ा समझाता हूँ। NaDH जो यहाँ से मिटा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा आपको ये समझाने के लिए। अब आप इधर देखो, ये है भाई, एक मिनट, ये है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड। इसके कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट अटैच है और इसके कार्बन नंबर 3 के साथ भी फॉस्फेट अटैच है। अब क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 वाली फॉस्फेट इसमें से निकल जाती है। ये कार्बन नंबर 1 वाली फॉस्फेट इसमें से निकल गई। जब फॉस्फेट रिलीज होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डीफॉस्फोरिलेशन। और इस फॉस्फेट को एक्सेप्ट कौन करता है? इस फॉस्फेट को लेता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जब ये फॉस्फेट अटैच हो जाती है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस दौरान क्या होगा? इस दौरान होगा एन एटीपी इज प्रोड्यूस, और एक एटीपी क्या हो जाएगा? एक एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से अब क्या बन गया? इससे बन गया अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर जो है वो क्या हो गया? ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट का? अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इसको मैं इरेज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। यहाँ तक चलते हैं। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ मैं बना देता हूँ, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। इसके कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट अटैच है। इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। देखो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, अभी क्या होगा? ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। अब क्या होगा? ये जो फॉस्फेट का एटम है ये 3 नंबर वाले कार्बन से हटकर कहां पर आकर लग जाएगा? ये 3 नंबर वाले कार्बन से हटकर कार्बन नंबर 2 पर जाकर अटैच हो जाएगा। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो गई? अब ये कन्वर्ट हो गई 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट नहीं है, अब कार्बन नंबर 2 पर जो है वो फॉस्फेट आ गया। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया किसमें? कन्वर्ट हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर क्या होगा? फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ क्या होगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट रिलीज अ वाटर मॉलिक्यूल या रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल and change into फोस्फोफिनोल पायरोवेट। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, ये अब इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगा। जब इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट नहीं रहेगा, बल्कि वो फोस्फोफिनोल पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप है, फोस्फोफिनोल पायरोवेट जो है फिर दोबारा किस में जाएगा? अंडरगो डीफॉस्फोरिलेशन। यानी फोस्फोफिनोल पायरोवेट की डीफॉस्फोरिलेशन होगी, मतलब अब इसमें से भी क्या निकलेगा? फॉस्फेट निकलेगा। उस फॉस्फेट को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? एडीपी एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा? एटीपी बना देगा। और पीईपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस रिएक्शन के बाद पीईपी कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में, या इसको कह लें पायरोविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पीईपी अंडरगो डीफॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म पायरोविक एसिड। वो क्या बना लेगा? पायरोविक एसिड या पायरोवेट बना लेगा। एंड एटीपी इज यूज, और एटीपी जो है वो क्या होगा? इसमें यूज होगा। अब ये देखें, ये सारे स्टेप हैं जिनसे गुजरने के बाद एक पायरुविक एसिड बनता है। एक दफा फिर ये पूरी साइकिल रिपीट कर रहा हूँ। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आता तो फिर इसका रट्टा लगा लेना, याद तो तुम्हें करनी है। लेकिन इसको सिंपल सा करके थोड़ा याद कर लेना। बस कोशिश करूंगा समझाने की, नहीं आती समझ में तो फिर आपको पढ़ना तो है। चलो, और नहीं भी रट्टा भी नहीं लगाया जा रहा तो फिर छोड़ दो इसको। एक क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, तो फिर जाहिर सी बात है वो उसके पीछे जो है ना, वो ये नहीं कि दूसरों की वजह इसी के पीछे इतना टाइम जाया करें। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ इजी बहुत है। एक दो दफा सिर्फ इसका रट्टा लगाओगे खुद ही समझ में आ जाएगी। ये इतनी मुश्किल नहीं है। स्टेप्स होते हैं ना, ये याद करना ज्यादा आसान होते हैं। अब चलो, अब देखो मेरे पास ना इतनी लंबी, ये मैं वर्टिकल नहीं बना सर सकता। ये जी, आप पूछें।
सर यहाँ आपने जो लास्ट स्टेप में किया है तो यहाँ एटीपी यूज हुआ है या फॉर्म हुआ है? एटीपी फॉर्म हुआ है, सॉरी मैंने यूज लिख दिया, फॉर्म हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। यस सर। मैंने यूज लिख दिया, आप लेंगे प्रोड्यूस हुआ है। अब मैं इसको पूरा यहाँ पर एक दफा अगर हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करूंगा, दोबारा ज्वाइन करवाऊंगा आपको, सही है ना? इस साइकिल को एक दफा फिर रिपीट करने के लिए। अच्छा मैं यूं हॉरिजॉन्टल नहीं बना सकता ना, मेरे पास जगह कम है, ऐसे हॉरिजॉन्टल चेन नहीं बना सकता, मैं अब ऐसे वर्टिकल बना रहा हूँ, सही है? देखो सबसे पहले आ गई है ग्लूकोज। अब बताते जाओ मुझे ग्लूकोज का क्या होगा। अभी ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट होगी? ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हाँ भाई हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए फॉस्फेट किसने दिया है? एटीपी ने। एटीपी ने। एटीपी इसको फॉस्फेट देके खुद किस में चेंज हो गया? एडीपी में। एडीपी में। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में आइसोमराइज हो जाएगी? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अभी फ्रक्टोज 1,6,5 अभी सिर्फ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में होगी। अभी फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी। फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट की फॉस्फोरिलेशन होगी। फॉस्फोरिलेशन का मतलब इसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा। फॉस्फेट इसको कौन देगा? एटीपी। और एटीपी खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। हो गया यहाँ तक? अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के साथ क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। एक फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड और एक क्या होगा? डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों आपस में क्या हैं? दोनों आइसोमर हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक पायरुविक एसिड इससे बनेगा, सही है, और दूसरा पायरुविक एसिड इससे बनेगा। अब कैसे इससे पायरुविक एसिड बनता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब क्या होगा, इस फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड की दो चीजें होंगी। एक तो इसके साथ फॉस्फोरिलेशन होगी, इसके साथ फॉस्फेट लगेगा, और दूसरा इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड के साथ फॉस्फेट अटैच होगा, फॉस्फेट कौन देगा इसको? यहाँ पर फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड को एटीपी देगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इसकी ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? यानी इसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा? NAD खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में। और इन दोनों रिएक्शन के बाद फॉस्फोग्लिसिल एल्डिहाइड नहीं रहता, ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। फिर क्या होगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट का? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट की डीफॉस्फोरिलेशन होगी, इसमें से फॉस्फेट निकलेगा। फॉस्फेट को एक्सेप्ट कौन करेगा? ADP। और ADP इसको एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में। और 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PEP में, फोस्फोफिनोल पायरोवेट में। फिर फोस्फोफिनोल पायरोवेट की क्या होगी? 3D फॉस्फोरिलेशन होगी, यानी उसमें से फॉस्फेट निकलेगा। उस फॉस्फेट को ADP एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और PEP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोविक एसिड में। ये हो गया पूरा कैसे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब देखो एमसीक्यूज के हवाले से आपने कैसे याद रख लेना है। आपने एक तो ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब मैं दोबारा रीज्वाइन नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये जो चीज मैं पढ़ाना चाह रहा था आपको मैंने पढ़ा दी। अभी कुछ चीजें बतानी है लेकिन वो कल बता दूंगा। अब इसमें आपने यहाँ पर ये याद रख लेना है कौन से स्टेप के अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं और कौन से स्टेप में एटीपी यूज हो रहे हैं। किस स्टेप के अंदर फॉस्फेट जो है वो एटीपी दे रहा है और किस स्टेप में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो 3 कार्बन कंपाउंड में टूटता है, इन 2,3 कार्बन कंपाउंड के नाम भी जो है वो आपने क्या रखने हैं? याद रखने हैं। फिर ये याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस की फाइनल प्रोडक्ट क्या होती है। ग्लाइकोलाइसिस की फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होती है। ये याद रखना है कि कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा बताओ ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं? 4। दो यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, यहाँ से भी तो 2 प्रोड्यूस होंगे एटीपी, और 2 यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन 2 यूज भी तो हो गए। ऊपर 2 यूज भी तो हो रहे हैं ना यहाँ पर। अगर नीचे 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं ऊपर 2 यूज भी हो रहे हैं,
तो इसका मतलब नेट गेन जो होगी वो 2 एटीपी होगी। नेट गेन कितनी होगी? सिर्फ 2 एटीपी, क्योंकि 4 प्रोड्यूस हुए उसमें से 2 यूज भी हो गए, ऊपर यूज भी हो रहे हैं। तो नेट टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 4, जिनमें से 2 यूज हो जाते हैं। तो नेट गेन जो है वो क्या होगी? नेट गेन होगी 2 एटीपी। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि एटीपी तो यहाँ सिर्फ 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और एक यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4 कैसे हो गए? तो मैंने आपको कहा ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, यहाँ से भी तो एक पायरुविक एसिड बनेगा ना। तो ये सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर भी 2 बनेंगे, तो कितने हो गए? 4। और ऊपर जो है वो 2 पहले इनमें से यूज भी हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो नेट गेन जो है वो कितनी होगी? 2 एटीपी इसके अंदर नेट गेन होगी। अच्छा, इसके अलावा NAD कितने इस्तेमाल हुए हैं? NAD कितने यूज हुए ग्लाइकोलाइसिस में? बताओ जल्दी से। कितने NAD यूज होंगे? 2 यूज होंगे। एक यहाँ पर यूज हुआ होगा तो एक यहाँ पर यूज होगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, कितने याद रखने? 2 NADH यूज होंगे और 2 ही NADH प्रोड्यूस होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे? 2। हाँ, एक सही, 2 हो गए। एक यहाँ से रिलीज हुआ तो एक ऊपर से भी रिलीज होगा, तो कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो ये चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, और बड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो आपने ये याद रखनी है ग्लाइकोलाइसिस में। अब आगे हमने देखना है अब इस पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा। बन गई ना फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलाइसिस की।